प्यारे बच्चों, फाइनली आज 22 अक्टूबर 2022 को मिड टर्म एग्ज़ाम क्लास 8 हिंदी का पेपर भी हो चुका है। तो आइए इस वीडियो में हम इस पेपर को एक्सप्लेन करेंगे, साथ में आपके साथ आंसर भी शेयर करूंगा। इस पेपर को कैसे करना था, आपने क्या किया, आप टैली भी कर पाओगे। और आई एम श्योर कि इस वीडियो को पूरा देखने के बाद आप इतना तो श्योर हो जाओगे कि आपके टोटल मार्क्स कितने बन रहे हैं, एंड श्योर उतने ही आपके आएंगे बाद में भी। तो मॉर्निंग शिफ्ट वाले वीडियो को देखेंगे, साथ में इवनिंग शिफ्ट वाले भी ज़रूर देखें, ताकि आपके फाइनल एग्ज़ाम में आपको इससे हेल्प मिलेगी। और अगर मैं कहूँ कि पेपर कैसा था, तो जितना मैंने एनालाइज किया पेपर को, ना ही पेपर बहुत कठिन था और ना ही पेपर बहुत आसान था। आसान भी नहीं था, जो कहेंगे बहुत आसान था और बहुत कठिन था, मैं 100% कहूँगा कि आपने पेपर गलत किया होगा। तो आइए देखते हैं कैसा था। पेपर एवरेज था, तो चलिए टैली करते हैं। 60 नंबर का पेपर था, 2.5 घंटे का था। आइए शुरू करते हैं। इससे पहले आपको वीडियो को लाइक करना है और अपने सभी दोस्तों को शेयर करना है। अगर आप चैनल पर पहली बार आए हैं तो आप इस चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए, क्योंकि यहाँ पर आपको स्टडी के साथ साथ में सारी नई अपडेट भी लगातार मिलती रहती है। पहला प्रश्न आपके पास था और ये था बहुविकल्पीय प्रश्न, यानी कि गद्यांश था। गद्यांश से आपको कुछ प्रश्न पूछे गए थे। और अगर आपको ध्यान आ रहा होगा, थोड़ा सा आपने इसको डीप देखा हो, तो ये आपका 7th क्लास का रक्त और हमारा शरीर नामक पाठ से लिया गया है ना। तो देख, तो यहाँ पर जो अनिल है उसकी बहन को कुछ बीमारी हुई है, एनीमिया, और चेकिंग के लिए वो डॉक्टर दीदी के पास आते हैं। डॉक्टर दीदी टेस्ट करती है और फिर काफ़ी सारी चीज़ें नई उसे बताती है। डॉक्टर दीदी कहती है कि जो लाल कण हैं वो बनावट में बालूशाही की तरह दिखते हैं, दोनों तरफ से गोल और बीच में अवतल पिचका होता है, यानी बीच में दबा हुआ। रक्त की एक बूंद में इनकी संख्या लाखों में होती है, और 1 मिलीलीटर रक्त ले तो इसमें 40 से 55 लाख कण आपको रक्त कण मिलेंगे। इस तरह से आपने इस को देखा है। और हम इसमें ये कण जो है दिन रात काम करते हैं। सांस लेने पर जब हम साफ़ हवा ऑक्सीजन में लेते हैं, तो वो ऑक्सीजन कैसे हमारे शरीर के हर एक हिस्से में पहुंचता है, तो वो ये लाल कण ही पहुंचाते हैं, राइट। अब देखो, पहला प्रश्न था कि लाल कण की बनावट किसके समान थी। तो ये तो सिंपल सा आपको आ गया होगा, ये था ख आपका बालूशाही की तरह। आपको ये कोई नहीं लिखना, आपको ना ही ये प्रश्न उतारना था, ना ही आपको ये वाला आंसर लिखना है। आपको सीधा सिर्फ और सिर्फ बालूशाही की तरह ये लिखना है। और अगर आप प्रश्न उतारने के बाद किसके समान था, सीधा बालूशाही, तो आपका टाइम भी बचेगा। और मैं तो ये कहूँगा कि स्मार्ट बच्चे सिर्फ और सिर्फ ऑप्शन लिख देते हैं, ख, पहले का ख, ठीक है। दूसरा देखो, शरीर के विभिन्न भागों में ऑक्सीजन पहुंचाने का काम कौन करता है। तो अभी हमने बात की, और यहाँ पर था लाल कण, यही लाल कण करते हैं। निम्न के पद्यांश को पढ़कर के अब प्रश्न पूछे गए हैं। तो ये आपके पास फिर से 7th क्लास में एक कविता है। कविता कौन सी है, नाम, कविता का नाम आप कमेंट करके मुझे बताएंगे, ताकि ये श्योर हो जाए कि आपको सच में पेपर आसान लगा और आपके लिए अच्छा था। तो आप कमेंट में ज़रूर बताएं कि ये जो कविता है, ये कौन से कविता का नाम क्या था। स्वर्ण श्रृंखला के बंधन में अपनी गति उड़ान सब भूले, बस सपनों में देख रहे तरु की फुनगी पर के झूले। ऐसे थे अरमान की उड़ते नीले नभ की सीमा पाने, लाल किरण सी चोंच खूल चुगते तारक अनार के दाने। तो पक्षी सपनों में क्या देख रहे हैं, तो यहाँ पे है कि बस सपनों में देख रहे हैं तरु की फुनगी पर के झूले। तो वृक्ष की फुनगी टहनी पर झूले जो है वो सपने में देख रहे हैं। सिर्फ आपको एक ही ऑप्शन लिखना था। पक्षी की चोंच कैसी है, तो लाल किरण सी चोंच खुल, तो चोंच कैसे, लाल किरण सी, ठीक है, तो लाल कलर का है। अब आपके पास ग्रामर से आ गए, व्याकरण से प्रश्न पूछे थे। निम्नलिखित में से संज्ञा पहचानना है। तो तुम आपका सर्वनाम है, हम लोग भी सर्वनाम है, आप भी सर्वनाम है, सिर्फ मोहन जो है वो संज्ञा है, व्यक्तिवाचक संज्ञा, राइट। अगला था निम्नलिखित में से राजा शब्द की स्त्रीलिंग पहचानना है आपको। तो राजा का ना ही महारानी होगा, ना ही राजकुमारी होगा, ना ही साम्राज्ञी, बल्कि राजा का सिंपल सा होगा रानी, ठीक है ना। उसका देखो, बिल्ली का पुल्लिंग शब्द क्या होगा, ये थोड़ा सा अटपटा सा था और आपको इसमें थोड़ी सी प्रॉब्लम ज़रूर आई होगी।
अपना एक्सपीरियंस भी आप वीडियो में हमें लगातार देते रहें। वीडियो को रोकने के बाद अपना प्यारे प्यारे से कमेंट्स भी आप ज़रूर कर लें कि हाँ जैसे मैं करूँ वैसे आपके साथ भी प्रॉब्लम आई थी। तो जो बिल्ली का पुल्लिंग है ना वो बिलाव होगा, है ना। हालांकि बिलोटा भी होता है, बिल्ली का पुल्लिंग बिलोटा, बट यहाँ पर बिलोटा ऑप्शन नहीं है। तो आपको बिल्ली का क्या है, बिल्लो नहीं करना, बिल्लो रानी अभी जाने देने वाला नहीं, बल्कि बिलाव होगा। कोई दरवाजे पर खड़ा है, वाक्य में सर्वनाम की पहचान करनी है आपको। तो कौन सा है भैया, सिंपल सा है कोई। और अगर आप मेरी क्लास में पढ़ते हो तो आपको याद आ रहा होगा कि मैंने सेम एग्जाम्पल आपको एग्ज़ाम में भी सेम एग्जाम्पल आपको जब पढ़ाई की थी आपको सर्वनाम वाला, तो मैंने आपको ये क्लियर कर दिया था। कितने बच्चों को याद आ रहा है मेरी क्लास से, तो कमेंट आप ज़रूर बताएं। अब यहाँ पर एक गद्यांश है जिसे पढ़ करके आपको प्रश्नों के उत्तर देने हैं। एक पुलिया के ऊपर पहुँचते ही टायर फिस करके बैठ गया, बस बहुत ज़ोर से हिलकर थम गई। अगर स्पीड में होती तो उछल कर नाले में गिर जाती। मैंने उस कंपनी के हिस्सेदार की तरफ पहली बार श्रद्धा भाव से देखा, झुककर देखा। वह टायरों की हालत जानता था, फिर भी अपनी जान हथेली पर लेकर के इसी बस में सफ़र कर रहा है। उत्सर्ग की ऐसी भावना दुर्लभ है। सोचा इस आदमी कि साहस और बलिदान का सही उपयोग नहीं हो रहा। तो ये गद्यांश था जो कि बस की यात्रा से लिया गया है। बस कहाँ ख़राब हो गई थी, सिंपल सा प्रश्न था कि बस कहाँ ख़राब हो गई थी, और इसका सिंपल सा ही आंसर था भैया, कहाँ हो गई थी, पुलिया पर। ठीक है, पुलिया पर यानी कि पुल के ऊपर। लेखक ने बस कंपनी के हिस्सेदार को किस भाव से देखा, तो ये सिंपल सा ही था, ज़्यादा आपको इसमें दिक्कत नहीं आएगी। श्रद्धा भाव से ऊपर आपको आंसर इसका दिख रहा है। किसके साहस और बलिदान की भावना का दुरुपयोग हो रहा था, किसके साहस का, तो यहाँ पर एक ही की बात आई है, उस बस कंपनी के हिस्सेदार की, तो उसके साहस और बलिदान का दुरुपयोग हो रहा था। राइट। अगला पुलिया के ऊपर बस का क्या खराब हुआ था, हाँ ये थोड़ा सा भाई क्या खराब हुआ था, तो बस का टायर खराब हुआ था। टायर फिस करके बैठ गया ना, तो खराब क्या हुआ था, टायर। अब वीडियो को लाइक नहीं किया तो कर लो, अभी फटाफट से नीचे लाइक करना है, और देखते कि लाइक का टारगेट आप लोग कितना बढ़ाते हो। अब एक कविता है, हम तो केवल यहाँ आंकते हैं कि एक देश की धरती दूसरे देश को सुगंध भेजती है, और वह सौरभ हवा में तैरते हुए पक्षियों की पांखों पर गिरता है। ये आपका भगवान के डाकिए, पक्षियों की पांखों पर गिरता, और एक देश का भाप दूसरे देश में पानी बनकर गिरता है। तो किस तरह से जो पक्षी और बादल हैं वो संदेश भगवान का एक दूसरे तक पहुंचा रहे हैं, अगल बगल में पहुंचा रहे हैं, कैसे अपने पंखों पर वो सुगंध को लेकर के एक दूसरे देश में जा रहे हैं, किस तरह से बादल भी एक देश का भाप दूसरे देश में पानी बनकर गिरा रहे हैं। तो मनुष्य भगवान के डाके के संदेश कितना समझ पाते हैं, तो ये तब वे केवल आँक नहीं, वे हम तो केवल आँकते हैं, तो कितना है, केवल वो आकलन ही कर पाता है, एक अनुमान लगा पाता है बस। पक्षी एक देश की सुगंध को दूसरे देश कैसे भेजते हैं, तो पक्षी कैसे भेजेंगे भाई एक देश की सुगंध, तो यहाँ पर है अपने पंखों द्वारा। पंखों पर उनके सौरभ और खुशबू निकली, और वो दूसरे देश में उड़ते उड़ते वो कहीं और खुशबू कर जाते हैं। बादल किस प्रकार देशों की सीमाओं को तोड़ते हैं, तो देश की सीमाओं को कैसे तोड़ते हैं भाई। हालांकि आपको पहला वाला आंसर लग रहा होगा, गलत है। इसका लास्ट ऑप्शन आपका सही होगा कि एक देश का भाप वो दूसरे देश में पानी बरसा रहे हैं, मतलब कहीं का भाप कहीं का पानी, मतलब कोई सीमा नहीं है ना। तो पानी बरसाने का काम तो बादलों का है, लेकिन एक देश का भाप दूसरे देश में पानी बनकर गिरा रहे हैं, इसका मतलब वो सीमाओं को तोड़ रहे हैं। सौरभ किस पर गिरता है, तैरता है, तो सौरभ गिरता है, तैरता है पक्षियों के पंखों पर, और वो तभी एक दूसरे देश में उसे इधर उधर कर पाते हैं। अगला है निम्नलिखित प्रश्नों के सही उत्तर विकल्प चुनकर लिखिए। तो अब आपके पास चैप्टर से रिलेटेड प्रश्न आ रहे हैं, ध्यान से समझें। क्वेश्चन पेपर में टिक कर जरूर कर लें, जो आपने एग्जाम में किया था, जो अभी किया उसे टैली जरूर करें, और वीडियो को लाइक नहीं किया तो अभी आपको ज़रूर करना है। वीडियो को रोक करके शेयर भी कर दे अपने क्लास ग्रुप में। लाख की चूड़ियाँ पाठ के लेखक कौन है, तो यार ये थोड़ा सा अजीब सा सवाल आपके लिए हो सकता है, क्योंकि लेखक हमें याद नहीं रहते। बट मैंने तो अपनी क्लास में कुछ गेम भी करवाया था जिसमें कि लेखक के नाम बच्चे याद कर रहे थे। तो ये था आपका कामतानाथ, ठीक है।
ये बस कहाँ से कहाँ जा रही है भाई, ये थोड़ा सा टेढ़ा सवाल आपके लिए ज़रूर रहा होगा, है ना। तो मुझे अपना एक्सपीरियंस आप ज़रूर कमेंट में रखें कि आपको इसमें थोड़ा सा सोचना पड़ा होगा। तो इसका सही आंसर था पन्ना से सतना, है ना। पन्ना से सतना ये बस जा रही है और सतना से ट्रेन जाएगी जबलपुर, है ना। तो आपको इसमें भी डाउट लग रहा होगा, लेकिन ये जो आंसर है ना ये आपका क्या है, गलत है। और सही क्या, पन्ना से सतना। उसके बाद देखते हैं, अब यहाँ पर प्रश्नों के उत्तर है, आपको क्या लिखना है। अभी तक आपको क्या करना था, बस सिर्फ ऑप्शन लिखने थे, करेक्ट आंसर। बाकी अगर आपकी राइटिंग सुंदर हो तो अब यहाँ पर आप देखो कि आपके कितने मार्क्स बन रहे हैं। भगवान के डाके पाठ के लेखक कौन है, तो ये थोड़ा सा नया सवाल आपके लिए हो सकता है। तो ये जो है आपके लिए ऑप्शन में था, और ऑप्शन आपका रामधारी सिंह दिनकर, ये इसके जो लेखक हैं। और सदियों से कहानी कौन सुनाता आ रहा है, ये भी थोड़ा आपको पटांग सा लगा होगा, मतलब कौन, बूढ़ी काकी है, बूढ़ी दादी है या बूढ़ी नानी है। तो यहाँ पे आपने देखा होगा ये बूढ़ी दादी नहीं, बूढ़ा दादी लिखा हुआ है। तो बूढ़ा दादी तो वैसे ही आंसर गलत हो जाएगा। अगर ये बूढ़ी दादी होता तो कहीं ना कहीं इसे हम सही मान लेते, लेकिन नहीं है, बूढ़ा दादी होता ही, ये होती नहीं है। अब आपके पास आएगा वर्णनात्मक, यानी कि एक्सप्लेन करने वाले। थोड़ा सा आपको इसमें लिखना होगा, लिख करके अपने नंबर के अकॉर्डिंग आपको आंसर जरूर लिखना होगा। और निम्नलिखित व्याकरण के प्रश्न है, मैं बाजार जाऊंगा, रेखांकित पद का सर्वनाम आपको बताना है। तो यहाँ पर अंडरलाइन वर्ड है मैं, तो मैं कौन सा सर्वनाम है। सर्वनाम के 6 भेद होते हैं, 6 में से कौन से प्रकार का है, तो भैया सिंपल सी बात है, मैं सर्वनाम आपका पुरुषवाचक है, राइट। दूसरा है बगीचे में सुंदर फूल खिले हैं, तो यहाँ पर जो सुंदर शब्द है उसमें आपको बताना विशेषण, तो कौन सा विशेषण, सुंदर विशेषण है, ये तो क्लियर हो गया। मैं सर्वनाम है, ये तो क्लियर हो गया, लेकिन कौन सा सर्वनाम, इसलिए सर्वनाम के भेद। और भैया मैंने वीडियो पूरी डाली हुई थी अपने चैनल पर, आपने देखी होगी, ज़रूर देखी होगी, तो उसे अगर नहीं देखा तो ज़रूर देख लें। सुंदर शब्द जो है ना वो गुण की बात करता है, तो यह है आपका गुणवाचक विशेषण। माला शब्द का आपको बहुवचन बताना था, तो ये होता था माले नहीं, मालाएं, ठीक है। तो 10 मालाएं हैं, 12 मालाएं हैं, 1 माला है, ठीक है। और हाथ खींचना मुहावरे का अर्थ बताते हुए आपको इसका वाक्य प्रयोग करना है। तो सबसे पहले आपको क्या लिखना था, यहाँ पे लिखते आप, सबसे पहले यहाँ लिखते मुहावरा, यहाँ पे लिखते अर्थ, और इधर लिखते वाक्य प्रयोग। 3 कॉलम आपको बनाने थे। हाथ खींचने का मतलब होता है पीछे हटना या साथ न देना। तो यहाँ पे आपको लिखना था, सिंपल साइज बॉक्स में लिखना था हाथ खींचना, यहाँ लिखना पीछे हटना। और यहाँ पे आपको वाक्य बनाना था एक, कि मेरे दोस्त मुझे क्लास बंक करने के लिए या चोरी करने के लिए कह रहे थे, लेकिन मैंने अपना हाथ, मैंने स्थिति समझकर अपना हाथ खींच लिया, मतलब मैं हट गया या मैं हट गई, वापस आ गई। आपके साथ भी कभी हुआ होगा ऐसे, आपके दोस्त आपको किसी गलत जगह ले जा रहे होंगे और आपने अपना हाथ खींच लिया होगा, यानी कि आप उनके साथ न जाते हुए आपने बहाना बना करके उन्हें टाल दिया होगा। तो आपके साथ कब हुआ ऐसा, एक सेंटेंस आप ज़रूर बनाएंगे हाथ खींचने को लेकर के। मुझे कमेंट में आप बता दो, वीडियो को थोड़ा सा रोको और कमेंट करो कि कब ऐसा हुआ जब आपने हाथ खींचा, ठीक है। आपको आपके दोस्त गलत ले गए तो सेंटेंस आप ज़रूर बनाएंगे। और अगला है वस्तुनिष्ठ प्रश्न, कवयित्री के अनुसार यह समय कैसा है। ध्यान रखना, आपने पूरा आंसर लिखना है। कवयित्री के समय, कवयित्री के अनुसार यह समय कठिन नहीं है, यानी कि आसान है। हमें भले कठिन लग रहा हो, लेकिन समय कठिन नहीं है। यह सबसे कठिन समय नहीं, सबसे कठिन समय नहीं है, कठिन हो सकता है, मुश्किल हो सकता है। अगला है कि रेलवे स्टेशन पर क्या है, तो आपको सिर्फ भीड़ नहीं लिखनी, क्योंकि वरना आपको आंसर आधा ही नंबर मिलेगा। आपको लिखने रेलवे स्टेशन पर अभी भी भीड़ है। अगला सवाल है तिनका कहाँ है, तो तिनका कहाँ है, चिड़िया ने अपनी चोंच पर तिनका दबाया, दबाकर रखा हुआ है। तो तिनका जो है वो चिड़िया की चोंच में दबा हुआ है। भगवान के डाकिए कौन है, तो यहाँ पे पक्षी और बादल, ये दोनों भगवान के डाकिए हैं। अभी भी 1-1 नंबर का प्रश्न है। तो बदलू को किस बात से चिढ़ती, आप अच्छे से जानते हैं क्योंकि मैंने
अच्छे से आपको ये चैप्टर पढ़ाया था। अगर आप मेरी क्लास में हो, साथ में वीडियो भी बनाया है, तो आपने वीडियो भी ज़रूर देख लिया होगा। बदलू को वहाँ की महिलाओं के हाथों में कांच की चूड़ियाँ पहनने से चिढ़ थी। वो चाहता था कि कांच की चूड़ियाँ न पहने, बल्कि मेरी बनाई हुई लाख की चूड़ियाँ पहने। बदलू ने किसके विवाह का आखिरी चूड़ियों का जोड़ा बनाया? ये थोड़ा सा आपको कंफ्यूज किया होगा इस सवाल ने, क्योंकि प्रश्न पत्र पूरा आसान नहीं है, कुछ प्रश्न ऐसे घुमा करके। तो बदलू ने जमींदार की बेटी के विवाह पर आखिरी जोड़ा बनाया था। बस की यात्रा पाठ में हरे भरे पेड़ों को क्या समझता था? बस की यात्रा पाठ में लेखक हरे भरे पेड़ों को अपना दुश्मन समझता था। ठीक है, क्योंकि जोड़ने की जरूरत नहीं, क्योंकि आपको सिंपल सा एक लाइन में आंसर 1 नंबर का लिख दिया है। लेखक को क्यों लगा कि वह इंजन के भीतर बैठा है? जैसे कि आपको पता, आंसर लिखेंगे कि जैसे कि आपको पता, हमें पता है कि इंजन बहुत तेज़ आवाज़ करती है और इंजन जो है सबसे आगे होती है, लेकिन बस इतनी तेज़ से आवाज़ कर रही थी कि हर किसी सीट पर ऐसा लग रहा था जैसे इंजन हमारी ही सीट के नीचे हो, क्योंकि बहुत तेज़ वो आवाज़ कर रहा था। अब आपके पास आ गए हैं 2-2 नंबर के, तो आपको ये ध्यान रखना है कि 2-2 नंबर के प्रश्नों में आपको कम से कम 2 से 3 लाइन आपको लिखनी होगी, तभी आपको पूरा 2 नंबर मिलेगा। बदलू चूड़ियाँ बनाने का कार्य कहाँ और कैसे करता था? तो सबसे पहली बात है कि बदलू के घर के सहन में एक आम का पेड़ था। बदलू उसी आम के पेड़ के नीचे बैठता, एक मचिया बिछाता और मचिए पर बैठ कर के चूड़ियाँ बनाता। पहले भट्टी में पिघलाता, फिर वो उसे आकार देता, फिर बेलन पे लगाता, फिर सजाता, रंग भरता। इस तरह से आप पूरा आंसर लिखोगे। मशीनी युग ने कितने हाथ काट दिए? इस पंक्ति जो है कौन सी व्यथा की वो संकेत कर रही है? तो ये वाला चैप्टर का ये वाला प्रश्न कई बार मैंने डिस्कस किया था कि मशीनी युग ने कितने हाथ काट दिए। तो ये हाथ यहाँ से काटने का नहीं है, बल्कि हाथ काटने का मतलब होता है बेरोज़गार कर देना, उसका रोज़गार छीन जाना। तो किस व्यथा की ओर? मशीनी युग ने कितने हाथ काट दिए, यह पंक्ति मशीनी युग के आने से छोटे मोटे कामगार लोगों के रोज़गार ठप होने की व्यथा की ओर संकेत देता है, क्योंकि मशीनों के आ जाने से काफ़ी लोगों के छोटे छोटे रोज़गार वो बंद हो गए, और वो काम बंद होना यानी कि उनका रोज़गार छिन जाना किसी हाथ कटने से कम नहीं था। बदलू के मन में ऐसी कौन सी व्यथा थी जो लेखक से छिपी न रही? तो बदलू के मन में व्यथा थी कि उसका रोज़गार छिन गया था, लोग उसकी चूड़ियों की बजाय कांच की चूड़ियाँ पहनने लगे थे, और उसका रोज़गार ठप तो घर चलना उसका बंद हो गया था। अगला है, लेखक को बस वयोवृद्ध क्यों लगी? ये आप ज़रूर ध्यान रखना आपने कि यहाँ पर लिखा हुआ किन्हीं 4 प्रश्नों के उत्तर देने हैं, और यहाँ पे आपको प्रश्न जो है वो कितने 5 हैं, तो आप में 1 छोड़ना है। 4 और 5 में से जो 6 लग रहे हैं वो आपको यहाँ पर करने थे। लेखक को बस वयोवृद्ध क्यों लगी? ये सवाल तगड़ा वाला है और आपको कन्फ्यूज ज़रूर किया होगा इसने कि लेखक को बस वयोवृद्ध इसलिए लगी। सबसे पहले तो वयोवृद्ध होता क्या है? जो बूढ़ी हो, जो बूढ़ा हो। जिस तरह एक बूढ़े इंसान, जिस तरह से ओल्ड मैन, ओल्ड पर्सन, उस पर कई सारी बीमारी लग जाती है, खांसी, सर्दी, जुकाम, कमर दर्द, पेट दर्द, सर दर्द वगैरह वगैरह हो जाती है। उसी तरह से इस बस पर भी बहुत सारी बीमारियां लगी थी। लाइक उसका टायर ख़राब था, कांच टूटे हुए थे, सीटें उखड़ी पड़ी थी, उसका हॉर्न ठीक नहीं था, स्टीयरिंग ठीक नहीं था, इंजन ठीक नहीं था। तो जिस तरह एक बूढ़े की हालत होती है, उसी तरह से उस बस की हालत थी। इसीलिए लेखक ने उस बस को वयोवृद्ध कहा और लेखक को वयोवृद्ध लगा। बस के विषय में डॉक्टर ने क्या कहा? तो उनके बीच में एक डॉक्टर भी थे। उन्होंने कहा कि यह बस पुरानी भले है, लेकिन अनुभवी है, एक्सपीरियंस लेकर चल रही है, चिंता मत करो। या जैसे हमारे बड़े बुजुर्ग अनुभवी होते हैं, एक्सपीरियंस वाले होते हैं, उनके साथ हम सेफ़ होते हैं, उसी तरह से इस बस में भी हम सेफ़ हैं, क्योंकि ये बस अनुभवी है। अब यहाँ पर फिर से 2-2 नंबर के 3 प्रश्न हैं। स्टेशन पर भीड़ क्यों है? इससे क्या प्रतीत होता है? तो स्टेशन पर भीड़ अपने घर जाने के लिए, लोग अपने घर आ रहे हैं, जा रहे हैं। इसका मतलब अभी भी हौसला बनाए रखें। क्या प्रतीत होता है? इसलिए कि अभी रेलगाड़ी आएगी, एक हौसला है कि कोई रेलगाड़ी आएगी, हमें घर ले जाएगी और हम घर तक पहुंचेंगे।
तो क्या उम्मीद जगाता है, इससे क्या प्रतीत होता है कि अभी भी हौसले बुलंद हैं लोगों के और लोग हताश निराश नहीं हुए हैं। चिड़िया चोंच में दबा करके तिनका दबाकर उड़ने को तैयार है, वह तिनकों का क्या करती होगी? क्या करती होगी? सिंपल सा बताओ आप ही, क्या करेगी? हमने चिड़िया को कुछ करते हुए तो देखा नहीं है, लेकिन हाँ हमने उसे घोंसला बनाते हुए देखा है। तो सबसे पहली बात, चिड़िया जो है चोंच में तिनका दबा करके अपना घोंसला बना रही होगी, पहली बात। दूसरी बात, कुछ तिनके ऐसे भी होते हैं जो मीठे होते हैं, रसीले होते हैं, तो उन तिनकों को हो सकता है अपना पेट या अपने चूजों का, अपने बच्चों का पेट भरने के लिए भी लेके जा रही होगी। अगला है, पक्षी और बादल द्वारा लाई गई चिट्ठियों को कौन कौन पढ़ पाते हैं, सोच कर लिखिए। तो पक्षी और बादल जो चिट्ठियाँ लाते हैं उन्हें कौन पढ़ते हैं? नदी, पहाड़, पेड़, पौधे आदि। भगवान के डाकिये कौन है और क्यों? तो ऊपर आंसर है इसका, भगवान के डाकिये कौन है? पक्षी और बादल दोनों भगवान के डाकिये हैं। क्यों? क्योंकि भगवान का लाया हुआ संदेश ये हम लोगों तक इधर उधर और पूरे पृथ्वी पर इधर उधर फैलाते हैं। तो ये थे वो प्रश्न। अब आ गया आपके पास अनुच्छेद लेखन। तो यहाँ पर भी आप ध्यान रखें, क्योंकि ये जो अनुच्छेद लेखन है ये 5 नंबर का है, तो आपको इसे कम से कम आधा और पौना पेज लिखना होगा, तभी आपको पूरे 5 नंबर मिलेंगे। अदरवाइज आपने अगर इसे 2, 3, 4, 5 लाइन लिखी तो आपको 2, 3, 2.5 ऐसे नंबर मिलेंगे, 4 नंबर में 5 नंबर आपको नहीं मिल पाएंगे। मोबाइल का दुरुपयोग बहुत ही अच्छा टॉपिक है, कमाल का है, और अपनी क्लास में न जाने कितनी बार मैंने इसे यूज़ किया है या आपको समझाया है कि मोबाइल फ़ोन का प्रयोग जो है दुरुपयोग यानी कि गलत उपयोग। स्टार्ट कैसे लिखना है कि वस्तुतः कोरोना काल में वस्तुतः मोबाइल आज सबकी ज़रूरत बन चुका है, पसंद बन चुका है। आज हर घर में हर बच्चे पर्सन के पास मोबाइल है, अपना 1-1, 2-2 फ़ोन है। लेकिन इसका समय के साथ साथ में कोरोना के साथ में इसने हमारी हेल्प ज़रूर की होगी, लेकिन इसका दुरुपयोग बहुत ज़्यादा बड़ा है। कैसे? तो दुरुपयोग, बहुत सारे दुरुपयोग हुए हैं। लाइक इस मोबाइल फ़ोन में लोग पढ़ने के साथ साथ में लोग गेम में लग जाते हैं और इसमें बिज़ी हो जाते हैं, अपने रिश्ते नाते सारे ख़त्म हो गए, ये दुरुपयोग है। दूसरा ये कि लोग पढ़ने के लिए लेते हैं या थोड़ी बहुत अपना मनोरंजन करने के लिए लेते हैं, लेकिन वो दिन भर उसके बाद चैटिंग पे लग जाते हैं, व्हाट्सएप, फेसबुक, इंस्टाग्राम पे ही दिन भर लगे होते हैं। माना मोबाइल फ़ोन ज़रूरी है, लेकिन उसे उतना यूज़ करें जितना उसकी ज़रूरत आपको है। साथ में कुछ मोबाइल में लोग गेम वगैरह भी खेलते हैं, पबजी वगैरह खेल रहे हैं, तो बस दिन भर उसी में लगे रहते हैं, ना ही पढ़ पाते, ना ही खा पाते, ना ही खेल पाते हैं, ना ही कोई काम कर पाते हैं। दूसरी प्रॉब्लम दुरुपयोग ये है कि उसमें अश्लीलता भी आए, कुछ गंदी वीडियोज़ वगैरह ऐसे फिल्में होती हैं जो नग्न वगैरह होती हैं, अश्लील वीडियोज़ होती हैं, तो कुछ बच्चे, कुछ लोग उन वीडियोज़ को ज़्यादा देखने लग जाते हैं, पढ़ने के चक्कर में फ़ोटोज़ लगने लग जाते हैं, सोशल मीडिया का गलत जो प्रयोग करते हैं। तो ये क्या एक दुरुपयोग है। तो इन सब से बचने के लिए आप अपने फ़ोन का सदुपयोग करें, लिमिटेड प्रयोग करें, ये आपको इसमें बताना था। वृक्षारोपण के लाभ, भैया पेड़ लगाना, वृक्षारोपण मतलब पेड़ लगाना। पेड़ क्यों लगाने चाहिए? सबसे पहले बात है, वृक्षारोपण का मतलब वृक्ष का आरोपण, पेड़ों को लगाना। हमें ज़्यादा से ज़्यादा पेड़ लगाने चाहिए। क्यों? अब लाभ बताते जाइए। भाई ज़्यादा से ज़्यादा पेड़ लगाएंगे तो सबसे ज़्यादा ऑक्सीजन भी बढ़ेगा, है ना, ठंडी ठंडी हवा आएगी, सुंदर सुंदर मीठे मीठे फल भी मिलेंगे हमें, लकड़ियाँ भी ज़्यादा हो जाएंगी, जब टूटते हैं तो उनसे लकड़ियाँ मिल जाती है। साथ में पेड़ों से बहुत फ़ायदे हैं, पेड़ों के जड़ से लेकर के, टहनी से लेकर के, फल फूल और पत्तियों से लेकर के मेडिसिन और स्वाद हो गया, हवा हो गई, ऑक्सीजन हो गया, बहुत सारे यूज़ पेड़ के बेनिफिट हमारे लिए हैं। आज़ादी का अमृत महोत्सव, तो आज़ादी का अमृत महोत्सव आप देख रहे होंगे कि आज़ादी का अमृत महोत्सव ये चल रहा है, और जिसमें कि हम बहुत सारे एक्टिविटीज़ भी आ रही है इस महोत्सव में। बहुत सारे हम देश में 15 अगस्त, 26 जनवरी या ये सारे फेस्टिवल भी मनाए जा रहे हैं, और इस पर बहुत सारी एक्टिविटी भी आ रही है, बहुत सारे कंपटीशन भी हो गए आज़ादी का अमृत महोत्सव में। तो इस तरह से आप इसमें बना सकते थे। और अब आपके पास एक पत्र था जो कि 5 नंबर का था, तो प्रॉपर फॉर्मेट में आपको इस पत्र को लिखना था। पहला था स्थानांतरण प्रमाण पत्र प्राप्त करने के लिए प्रधानाचार्य को पत्र। स्थानांतरण का मतलब होता है एक जगह से दूसरी जगह आप जा रहे हैं, आप स्कूल ट्रांसफ़र कर रहे हैं, या आपने स्टेट चेंज किया है,
या अपनी लोकेशन मतलब दूर चेंज किया है, तो आप स्थानांतरण कर रहे हैं, तो आपको SLC की ज़रूरत पड़ेगी, स्थानांतरण प्रमाण पत्र। ठीक है, तो स्थानांतरण प्रमाण पत्र का जो एक एग्जाम्पल मैं आपको बताता हूँ। उसके बाद मित्र को जन्मदिन पर बधाई संदेश, तो एक औपचारिक है, एक अनौपचारिक है। तो पहला क्या है कि स्थानांतरण प्रमाण पत्र आपको चाहिए, प्रधानाचार्य को पत्र लिखेंगे। तो दोनों फॉर्म में मैं आपको दिखाता हूँ एक बार। स्क्रीन पर आपके लिए मैंने स्थानांतरण प्रमाण पत्र लेकर के मैं आया हूँ, और आपको क्या करना था, यहाँ पर एक सबसे पहले सेवा में श्रीमान प्रधानाचार्य या प्रधानाचार्या महोदय महोदय राजकीय विद्यालय, जो भी आपका विद्यालय का नाम आपको लिखना था, एड्रेस आपको लिखना था। उसके बाद यहाँ पर देखो विषय स्थानांतरण प्रमाण पत्र आवेदन हेतु, उसके बाद देखो मान्यवर या महोदय, सभी ने निवेदन है कि मैं अपना नाम लिख करके यह बताना चाहता हूँ कि मैंने मार्च इतने में आपके स्कूल विद्यालय से 10वीं 8वीं 5वीं जो भी है वो पढ़ाई कर ली है। मेरे पिताजी अब इसी साल दूसरे शहर में उनका ट्रांसफ़र हो गया, तो मुझे क्या चाहिए इसके लिए SLC यानी कि जो स्थानांतरण प्रमाण पत्र है वो चाहिए। तो कृपया अतः आपसे अनुरोध है कि मुझे विद्यालय स्थानांतरण प्रमाण पत्र देने की अति कृपा कीजिएगा, मैं आपका आभारी रहूँगा या रहूँगी। उसके बाद यहाँ पर लेफ्ट साइड में आप अपना इन्होंने नहीं दिया, लेकिन आपको लेफ्ट साइड में यहाँ पर अपने पूरे डिटेल, नाम, ID, क्लास, सेक्शन वगैरह वगैरह सारा कुछ आपको यहाँ पर मेंशन करना था। और दूसरा देखते हैं प्रमाण पत्र था, तो ये लो जी स्क्रीन पर आपके लिए मित्र के लिए है जन्मदिन। सबसे पहले आप ऊपर डेट वगैरह डालेंगे, टाइमिंग वगैरह डालेंगे। प्रिय मित्र आप लिखेंगे, सप्रेम नमस्ते या हाय हेलो जो भी आप करोगे। जन्म दिवस के उपलक्ष्य में कल ही मुझे तुम्हारा निमंत्रण पत्र प्राप्त हुआ। तुम्हारा जन्म दिवस हम इस सब के लिए बहुत ही हर्ष का विषय है, खुशी का विषय है कि तुम्हारा जन्मदिन आ रहा है। मेरी इच्छा है, हार्दिक इच्छा थी कि मैं इस अवसर पर तुम्हारे साथ तुम्हारे घर पर रहूं, तुम्हारा जन्मदिन मनाऊं, परंतु मेरी परीक्षाएं अत्यंत निकट हैं, मेरे एग्ज़ाम चल रहे हैं, बहुत नज़दीक हैं, मुझे उसकी तैयारी भी करनी है, तो मैं आपके घर आने में असमर्थ हूँ। मुझे उम्मीद है कि इस व्यवस्था को आप समझोगे और मुझे माफ़ भी कर दोगे, क्योंकि दोस्त बहुत सारे गुस्सा भी हो जाते हैं। मुझे क्षमा करोगे। तुम्हारे जन्मदिन के शुभ अवसर पर मेरी ओर से हार्दिक बधाई हो, शुभ मंगल कामनाएं हैं, तुम अच्छे से मनाना, ये करना वो करना। मेरी ईश्वर से प्रार्थना है कि तुम्हारे जीवन में हमेशा खुशियाँ आए, मतलब जो तुम्हें चाहिए वो तुम्हारी मनोकामना पूरी हो। जन्मदिन की बहुत सारी शुभकामनाएं। एक आप शायरी लिख सकते थे अपने दोस्त के लिए, तो एक शायरी आप ज़रूर लिखेंगे। और उसके बाद यहाँ पर जो भी लेफ़्ट साइड है वहाँ पर आप अपने नाम डिटेल सारा कुछ यहाँ पर मेंशन करेंगे। और आप मुझे यहाँ पर जो अपने दोस्त के लिए एक शायरी क्या लिख सकते हैं आप, क्या लिखना चाहिए आपको, तो मुझे कमेंट करके आप अपने दोस्त के लिए एक शायरी जन्मदिन कर बहुत अच्छी शायरी आप नीचे लिखेंगे। आई होप कि आपको पूरा पेपर समझ आ गया होगा। बाकी कुछ और डाउट हो तो आप मुझे कमेंट कर लीजिए। आप हमें इंस्टाग्राम पे भी फॉलो कर सकते हैं, अपने सारे डाउट आप वहाँ पर भी क्लियर कर सकते हैं। और वीडियो पसंद आए तो इसे लाइक कर लो, अपने सभी दोस्तों को शेयर कर लो और चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लेना। जय हिंद। ओह सॉरी, आपके टोटल मार्क्स कितने आए हैं आप मार्क्स मुझे कमेंट में ज़रूर बताएं कि आपके टोटल कितने मार्क्स बने हैं जिस तरह मैंने आपको समझाया है। और आपको यहाँ पर राइटिंग का सबसे ध्यान रखना होगा। अगर आपकी राइटिंग भी अच्छी है और जैसे मैंने बताया वैसे आपका एग्ज़ाम हो जाएगा, तो आपके 68, 59 60 तक आपके मार्क्स डेफिनेटली आएंगे। बाकी शेयर कर दो इस वीडियो को। धन्यवाद।